क्या सुनना चाहेंगे अभी आप? सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये जो गज़ल है ये मेरे दिल के बड़े करीब है। उसके दो कारण हैं, एक तो जगजीत जी की है और दूसरा इस गज़ल को कंपोज़ किया है मेरे पिता और गुरु श्री कुलदीप सिंह जी ने। और ये गज़ल जो है हमारे ज़ोरदार ज़ोरदार, देखिए हम लोग वी आर हेयर टू सेलिब्रेट जगजीत जी, ये कोई शोक सभा नहीं है। वी आर हेयर टू सेलिब्रेट हिम, उनकी शख्सियत, उनका म्यूज़िक, और बस सो जो चीज़ अच्छी लगे बस आप तालियां बजाइए। अच्छा गाऊं या ना गाऊं, तालियां ज़रूर बजाइएगा आप। तो ये गज़ल जो है ये एक गज़ल एंथम सी बन गई है प्रिया जी कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं ये गज़ल गानी ही पड़ती है। और सिर्फ हम नहीं गाते हैं, ये ऑडियंस भी साथ में गाती है और सुर में। तो ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको याद हो तो ये गज़ल भी आप मेरे साथ गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। जोरदार तालियां, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मैं अपना माइक रख के कहीं भूल गया। इतना अच्छा, इतनी प्यारी गायकी के लिए जोरदार तालियां। इनकी की हुई कॉमेडी के लिए वो आय हाय। कहते हैं सरदार है तो कॉमेडी तो हो ही जाएगी। सर डरिए, आप इतने अच्छे रहे तो हमारी जॉब चली जाएगी। वो क्या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे अपने ऋषि कपूर साहब हैं तो ये एक जोक सुना रहे थे तो इनके मुंह से निकल गया कि एक बंगाली था तो जोर से लाफा मारा। बोले ये हुआ क्या यार? बोले सरदार मर गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है ये भी मुझे जगजीत जी से मिला है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था और वो इसी तरह से लोगों को हंसाते थे और रुलाते भी थे। मैं अगली बार आपको रुलाऊंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, एक लाइन में पूरा कंप्लीट कर दिया। हंसा भी देते थे, रुला भी देते थे। मैं एक्चुअली है ना काफ़ी लोगों से ऐसे बैक स्टेज बात करा था जिन्होंने उनके साथ पर्सनली बहुत इंटरेक्ट किया है। जगजीत जी कैसे थे कैसे थे, अचानक से एक हाथ आया मेरे इस कंधे पे। मैं बताता हूँ जगजीत जी कैसे थे। मैंने कहा कैसे थे? बोले वो बड़े पंजाबी थे यार। मैंने कहा अच्छा? बोले बड़े पंजाबी थे, तुम्हारी जनरेशन वो चिल्ड और कूल बोलती है ना, बड़े कूल थे यार, बिल्कुल किसी को बॉदर नहीं करते थे, किसी को खुद को बॉदर भी नहीं करने देते थे। बाद उनको सेलिब्रेट करना है। मैंने यहाँ बैक स्टेज बैठ के शो की ब्रीफिंग लेनी थी, जिनसे ब्रीफिंग लेनी थी उन्होंने मुझे 12-15 जगजीत जी के किस्से सुना दिए। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप स्टेज पे मेरे साथ आ जाओ, आप सिर्फ अपना कुर्ता पजामा इस्त्री करा लेना। आई एम गोइंग टू कॉल समबडी दैट आई हैव रिसेंटली मेड वेरी गुड फ्रेंड्स विद। बहुत मैं उनका काम पसंद करने लग गया हूँ पर्सनली। जब से उनको जाना है उन्हें और थोड़ा एडमायर करने लग गया हूँ। तुम बिन और अब तुम बिन 2 के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा। सर 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 इनका अंदाज और इनके कुर्ते की इस्त्री दोनों ही मुझसे थोड़े से ज्यादा एकदम कड़क आज का दिन। सर यू हैव नोन जगजीत जी पर्सनली सब फर्स्ट नेम बेसिस पे, फोन वोन पे आप उन पे बात कर लेते थे। आज तो मतलब आपके पास किस्सों का ऐसे मतलब ऐसे एक भंडारा होगा। हाँ थोड़े से हैं, मतलब मैं बता सकता हूँ अच्छे इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पहले से जगजीत से जो मेरा पहला तारुफ हुआ वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। मुझे लगता है मैं बोर नहीं करूँगा आपको, लेकिन मुझे मन है बताने का। मैं बनारस में बड़ा हुआ, बड़ा वैसे अभी तक ठीक से नहीं हुआ लेकिन जितना भी हुआ बनारस में बड़ा हुआ। और वहाँ कबीर चौरा नाम के एक मोहल्ले में रहता था मैं। तो बाद में समझ में आया कि वो संत कबीर का मोहल्ला था जहाँ वो बड़े हुए थे। तो रोमांस का ये प्रॉब्लम है कि हाइंडसाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब चल रहा होता है रोमांस तो उतना मज़ा नहीं आता। तो मेरे घर में चूँकि हम बनारस में रहते थे तो हिंदी पान की दुकान पे भी ऐसी बोली जाती है, जो यहाँ पे एक आध शब्द बोलूँगा तो ऐसा मतलब बहुत बाउंसर जाएगा। एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, ये बनारस में पान की दुकान पे मिल जाएगा शब्द। इसका मतलब बता देता हूँ क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, किम कर्तव्य विमूढ़। तो उस समाज में मैं पैदा हुआ। मेरे कबीर की वहाँ कुछ तो आत्मा रही होगी। कबीर पढ़ा, रहीम पढ़ा, रसखान पढ़ा। हमारी गली में बहुत बड़े बड़े नाम ये लोग जानेंगे,
पंडित किशन महाराज, पंडित उदय महाराज, ये लोग हमारे पीछे वाली गली में रहते थे, जिसका नाम अब श्रीमती सितारा देवी पथ है। सितारा देवी जी वहाँ रहती थी। शोले की लीला मिश्रा जी मौसी, उनका भी घर उस गली में था। और हम अक्सर उस गली में सुबह गुजरते थे, कभी दूध लेने जाने के लिए, कभी क्रिकेट खेलने जाने के लिए। तो वहाँ पे रियाज चल रहा होता था और हमको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। और वो तबला और वो घुंघरू और वो आलाप, उस दुनिया में बड़े होने का सौभाग्य हुआ। उस वक्त पता नहीं था, सौभाग्य आज पता चलता है। मैं तकरीबन 13 साल का था। हमारे गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे कैसेट्स आया करते थे। तो वहाँ पर एक कैसेट दिखा, अनफॉरगेटेबल्स बाय जगजीत सिंह। तो समझ नहीं आया क्या है। उसमें फिल्मों की कैसेट खरीदते थे, ज़्यादातर भजन होता था, फिल्में होती थी। वो लेके आए और सुना उसको, तो उसमें एक नज्म सुनी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और उसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ जो था सबब। सबब का मतलब समझ नहीं आया। और फिर कुछ और लफ्ज़ मिले उसमें जिनका मतलब समझ में नहीं आया। और फिर उनको जाना गया। और फिर गज़ल जो विधा थी, जिसको जॉनरा कहते हैं ऑफ पोएट्री, वो समझ में आई। वो थोड़ी सी समझ में तो नहीं आई अभी तक, लेकिन हाँ उससे परिचय हुआ। तो जगजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में ये है कि मैंने एक नया जॉनरा उनके कारण सुनना शुरू किया और एक नई भाषा से मेरा तारुफ हुआ, जिसको उर्दू कहते हैं। और फिर उस दिशा में मैं और आगे गया। उसके कुछ ही महीनों बाद अनूप जलोटा साहब, जिनसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, उनकी गज़लों से तारुफ हुआ। फिर पाकिस्तान की तरफ रुख हुआ। आजकल थोड़ा मुश्किल है उधर रुख करना, लेकिन बहरहाल रुख हुआ। और मेहंदी हसन साहब से मुलाकात हुई। 14 साल की उम्र में मुझे बेगम अख्तर से ऑलमोस्ट इश्क था, जिसको अभी भी कम, हाँ ऑलमोस्ट इश्क था। वो मुझे मिल जाती तो मैं कुछ तो कह ही देता उनसे। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ जब मैं 13-14 साल का था, बनारस शहर में इन लोगों से मुलाकात हुई। एक नया आर्ट फॉर्म सीखने सुनने को मिला। और फिर बम्बई आया तो एक दिन भूषण कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा काम दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि एक गज़ल, मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाता था उस ज़माने में, सोनू निगम के, सब, उदित नारायण जी के, सबके। तो उन्होंने कहा एक गज़ल शूट करनी है जगजीत जी की। और वो मेरे लिए मतलब सौभाग्य का एक नेक्स्ट माइलस्टोन था। तो जगजीत जी से मैं मिला। बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं उसके बाद उनके साथ। और जब हम लोग मैंने दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि 10 तारीख को उनके लिए एक ट्रिब्यूट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को ऐसा नहीं समझ में आया कि पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं इसलिए जगजीत जी को। और फिर मैंने सोचा जिसको लगना ऐसा लगे, मैं तो प्यार से कर रहा हूँ, बातें करने वाले तो कुछ भी बात कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तय किया गया, ये करेंगे। उस बीच में एक बहुत सारा उनके साथ समय बीता, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा। उसमें सबसे पहला इंटरेक्शन उनका ये था कि जब मैं उनको मिला तो वो, जगजीत जी एक रेगुलर गज़ल सिंगर वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। वो, आप लोगों को पता नहीं, जो नहीं मिले उनको शायद ऐसा लगता होगा, वो मस्त पंजाबी आदमी थे। खाना पीना गाना उनको अच्छा लगता था। तो मैं खड़ा हुआ तो मुझसे बात कर रहे थे। कुछ बात करते करते मुझे ऐसा अचानक लगे कि तो नॉर्मल आदमी है। तो मैंने बोला शायद मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो बड़े वो हैरत में आ गए, बोले क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं सर, आप तो नॉर्मल आदमी हो, मैं तो समझता था आप भगवान हो। तो यहाँ से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई, जो फिर आगे बहुत दूर तक गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी सीखी। मैं अक्सर उनको रात को फ़ोन कर देता था कि सर वो क्या गज़ल थी अपनी वो? तो बोले कौन सी? तो मैंने बोला वो वाली सर। तो मैं कुछ बोल के उनको समझ में आता था कि इसको सुननी है मेरे मुंह से। तो फिर वो 2 शेर गा के सुना दिया करते थे। तो ये मेरा एक प्रिविलेज था जो मुझे उनके साथ रिश्ता होने के कारण मिला। एंड आज बहुत ज़रूरी था कि उनको मिस कर रहा था मैं मुसलसल, कि तुम बिन पहली बनाई थी, उसमें एक गज़ल जगजीत जी की थी जो कुछ तकरीबन 7.5 मिनट की थी। उस वक्त पता नहीं था कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। मुझे भी याद है कि वो डबिंग कर रहे थे और मैं स्टूडियो से सीधा एयरपोर्ट जाने वाला था और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था जो वो गा रहे थे। और जगजीत सिंह गा रहे हो, आपको पसंद नहीं आया तो आप कैसे बोलेंगे? तो मेरे लिए बोलना भी बड़ा मुश्किल था। बहरहाल वो पैकअप हो गया और हम निकलने लगे। मेरा एयरपोर्ट का टाइम हो गया था। तो वो निकलते मेरे कंधे पे हाथ रख के, थोड़ा उनको ऊंचा रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने रखा और बोले कि मज़ा नहीं आया ना? तो मैंने कहा हाँ सर, मज़ा तो नहीं आया। तो बोले ठीक है, ये लिपसिंग नहीं है ना, तो आप जाओ, आप शूटिंग करो, मैं इधर पीछे से डब करके रखूँगा और आपको मज़ा आएगा, आप चिंता मत करो। और फिर मैं जब शूट करके लौटा तो मुझे स्टूडियो में बताया गया कि वो 3 बार आए थे और 3 बार में उन्होंने वो गज़ल डब की थी। वो गज़ल है जो आप लोग सुनते रहे हैं। और फिर जब तुम बिन 2 बनाने लगा और मैंने ऐसा तय किया कि उस गज़ल का इस्तेमाल इसमें भी किया जाए, तो बहुत लाजमी था कि उनको याद किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए
और उनको मिस किया जाए। मैं तो आज सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और सेलिब्रेट कर रहा हूँ, याद तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो बस इतनी बातें फ़िलहाल। अभी मैं मुझे एक थोड़ी सी बीमारी है, मुझे नए लोगों के साथ फिल्में बनाने में, नए एक्टर्स के साथ फिल्में बनाने में मज़ा आता है। और भूषण जी पता नहीं क्यों मुझे उसमें सपोर्ट करते रहते हैं, वो आए नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, भूषण कुमार जी, टी सीरीज़। तो मैं उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को एक एक करके। और पहले मैं बुलाता हूँ आशिम गुलाटी को। आशिम आप आ जाएं। ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपका इन्हें आशीर्वाद मिले। ये इतने सीधे नहीं हैं जितने दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसे तो तमीज़दार लोग आए हैं, समझदार लोग आए हैं, तो तमीज़ से पेश आना। तो ये आशिम गुलाटी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आशिम से जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप बताएं कि आपका जगजीत जी से पहला इंटरेक्शन व्यक्तिगत ना हो, पर क्या रहा और कैसा रहा। मुझे उम्मीद है कि मतलब कुछ थोड़ा सा गज़ल सुन के मज़ा सा नहीं आया होगा ना उस उम्र में। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस खूबसूरत सी रात का हिस्सा बने हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जगजीत जी के बारे में, तो माय फादर, मेरे पिताजी बहुत ही बड़े फ़ैन हैं जगजीत सर के। एंड तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे गाड़ी में छोड़ते थे स्कूल, तो उस टाइम पे थोड़े अंग्रेज़ी गानों का ज़्यादा शौक़ था हमें। तो वो मैं अपना गाने चलाता था और डैड हमेशा बोलते थे कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। एंड देन ही वुड प्ले हिज जगजीत जीज गज़ल्स। एंड जब वो बजाते थे तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। और ऑब्वियसली उस टाइम अक्ल थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया बाद में बताऊंगा समझ आती गई कि यही असली गीत है, और जो मैं सुनता आया तो उसमें उतना it wasn't that much fun for me. But I feel somewhere I'm an old soul. तो मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं अब जाके. So yeah, that was my memory of Jagjeet sir, and I hope that I'm sure he is here with us in spirit and watching over us. So yeah. Thank you. ये बोल रही है कि इनको बहुत प्यार आ रहा है जगजीत जी पे, उनकी 2 लाइनें गाना चाहते हैं। नहीं गाने दूं ना? अनूप जी, हरिहरन जी, रेखा जी, नहीं गाने दूं? अच्छा तो दो लाइनें बस। माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे इसके बाद यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जूते भी मार सकते हैं। बट यार ये मेरे फादर ने पहली बार ही मुझे यही सुनाया था, तो मैं वही गाना गाऊंगा, जस्ट 2 लाइन्स, सो बेयर विद मी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सॉरी, और नहीं गाना क्या? सॉरी जी, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि पागल है तू, रुलाएगा क्या अब? तो मैं निकलता हूँ, but thank you very much for bearing with me and listening to this song. Thank you so much. Thank you sir. और अब हम ज़्यादा नहीं, आपको मैं जगजीत सिंह जी से जब तारुफ हुआ था ना म्यूज़िक में, तो मैंने जैसा बताया फ़ौरन अनूप जलोटा जी से तारुफ हुआ था। और जब मैं हॉस्टल गया पढ़ने, तो मैं अनूप जी को बता रहा था अभी कि रोज़ रात को तकरीबन 1 साल तक लाइट्स ऑफ करके चदरिया झीनी रे झीनी सुने बिना मैं सो ही नहीं सकता था। और वो इतना कमाल था, 1 साल सुना है, मतलब मुझे मालूम है आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, 1 साल रोज़ रात वो बजा है रात को अंधेरे में, और मैं वो सुनते सुनते सोया हूँ। कैन आई प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज अनूप जी। सर, so you and Anup ji, thank you.
मैंने एक बार जगजीत साहब से पूछा कि आप इतना अच्छा क्यों गाते हैं, तो कहने लगे कि एक मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी क्या है? कहते मेरे गाने के नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, तो मुझे गाना ही पड़ता है। आधे सोए हुए थे और लंबी ड्राइव थी और अचानक रेडियो उस पे हमारे कैसेट प्लेयर पे ये बजने लगा और अगले 5 मिनट में पूरे के पूरे 35 लोग जो बैठे हुए थे सब रो रहे थे। तो ये एक ऐसा गीत है जो इतने सालों से सबके साथ ठहरा रहा है। अनूप जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब हम बम्बई नहीं आए थे तो मैगजीन्स में पढ़ते थे कि आर्च राइवल्स थे, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, बट इट वाज सो वंडरफुल टू सी अनूप जी सिंगिंग जगजीत जी सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच अनूप जी। और अब मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मैं दूसरे मेरे एक्टर से आपको मिलाना चाहूँगा। आदित्य सील, आप आशीर्वाद दे उसे। आदित्य सील। मैं एकदम सेम चीज़ें करने वाला हूँ कि जगजीत जी से पहला तारुफ, अगर वो गज़ल नहीं भी अच्छी लगी थी तो बता देना। पहली बार जगजीत जी के बारे में कब सुना और उसके बाद उनके काम से क्या रिश्ता रहा? वैसे थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर एंड जो भी आपने प्यार दिया है हमारे 2 गानों को, इट्स ओवरवेलमिंग। और सर आपने कहा कि जगजीत जी का कोई एक गज़ल जो मुझे शायद पसंद भी ना आया हो, ऐसा कोई गज़ल हो ही नहीं सकता। मैंने गाने को बिल्कुल नहीं कहा था, पहला वाला भी गा के गया, तुम भी ऐसा कोई इशारा कर रहे हो? मैं करूँगा सर, बिल्कुल गाऊँगा। लोगों को पता है कौन बैठे लोग यहाँ पे? गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। ये आपका तरीका है ट्रिब्यूट देने का? बिल्कुल, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग अ टाइनी ट्रिब्यूट टू द बिग मैन। जो मैं गाना चाहूँगा वो है जब मैंने पहली बार सुना जगजीत जी के बारे में, दैट वाज होश वालों को खबर क्या, फ्रॉम सरफरोश। तो एक छोटी सी कोशिश होगी मेरी। ला 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 ला, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। ये एक्टिंग इससे बेटर करता है। That's a promise. But I want to thank you all. You guys are such wonderful audience. मतलब आप लोग सुर में भी गा रहे हैं। उधर अनूप जी बैठे हुए थे और जब पहले गाया जा रहा था और आप सब लोग साथ में गा रहे थे, सब सुर में थे। तो ये एक फैंटास्टिक है। और मैं इससे पहले कि जाऊँ, मेरी दोस्त हैं कुछ 25 साल पहले से, वो तब 11 साल की थी। फिर हम लोग, मैं अपनी फिल्में बनाता रहा, वो अपने गाने गाती रहीं, सुपर हिट गाने गाती रहीं, ज़बान पे नमक लगाती रहीं, कलेजे में आग लगाती रहीं। और एक दिन एक पार्टी में मिली और मैं उनसे हमेशा कहता रहता था कि क्या बात है, क्या कर रही हो आप रेखा। और एक दिन रेखा ने मुझे बोला कि गाना मत गवा लेना कभी मुझसे, एक पार्टी में ऐसे बोला मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कभी गाना रेखा के साथ किया नहीं। और फिर एक दिन जब ये मौका आया, जब ये गाने को, इस गज़ल को हम रिक्रिएट कर रहे थे, तो मौका आया तो मैंने फ़ोन किया इनको। तो ऐसे कुछ लंबी सी घंटी बजी और उन्होंने कुछ नींद में फ़ोन उठाया। हाँ अनुभव, ऐसे बोलती हैं ये और इनके पति दोनों सेम तरीके से फ़ोन उठाते हैं। हाँ अनुभव। तो मैंने कहा रेखा कहाँ हो? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो मैं गाना, अच्छा अब तुम मुझसे गवा रहे हो गाना? तो मैं एक हफ्ते में आती हूँ, फिर मैं गाती हूँ। तो फिर वो आई और उन्होंने गाया, क्योंकि जगजीत जी के गाने के साथ मुझे फीमेल वॉइस डालनी थी और मुझे और कोई मतलब बेहतर ऑप्शन इससे था नहीं। और उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से निभाया जितना उसको प्यार गज़ल को मिल रहा है। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा रेखा भारद्वाज को।
गुस्सा हुआ। तो रेखा बैठ रही हैं? ओके, बिठा देना। सो मैं आप लोगों के बीच में से हट जाता हूँ। रेखा हमारा बचपन जवानी सब गुजरी जगजीत जी को सुनते हुए, और हम सब ये कहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि हमें जगजीत जी ने जो जो रेवोल्यूशन वो म्यूज़िक में लेके आए, गज़ल में जो हार्मनी, गिटार्स और कीबोर्ड्स का जिस खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ फ्लूट, वायलिन, अपने अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी उसमें समाया, तो वो हमारे लिए हमने एकदम वो तब्दीली जो थी एकदम शुरू से एकदम बेस लेवल से हमने देखी, और वो उसका जो असर है वो असर ऐसा है कि जब उस टाइम पे इतने बड़े वाला टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट प्लेयर, तो मेरे पापा ने बनाया था, और मैं, क्योंकि हमारे घर तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं थे कि अपना बेडरूम अलग हो या कुछ हो, तो रात में अब दिल तो टूटते थे, कभी इश्क भी होता था, ये सब चलता ही रहता था, तो उनके कैसेट सुनती थी, और वो इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर जो है वो रज़ाई या खेस में ले करके और उसमें सुनते हुए, तब की आवाज़ उन तक भी कम जाए कि जब वो सो जाते हैं, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली आवाज़ कम हो, लेकिन ऐसा आलम था कि उनको इस तरह सुना। पे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में उनकी चीज़ें गाई, तो ये दौलत भी ले लो या और चीज़ें उनकी गाई जाती थी, और अर्थ की जो गज़लें थीं वो हमारी सबसे ज़्यादा उस वक्त फेवरेट थीं, और उन गज़लों में जो सारे दिल का जो बयान होता था तो वो हम लोगों का भी उन्हीं गज़लों से होता था, पूरे ग्रुप में बैठ के सब लोग गाते थे। और जब आता था रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो मैं बोलती थी देखो मेरा नाम गा रहे हैं वो। और मेरी एक कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसा लगता था, एक ख्वाहिश थी, आई न्यू कि बड़ी फार फेस्ट है और इसका तो कभी पॉसिबल नहीं था होना, लेकिन बस एक ख़्याल आता था कि मतलब मेरी आवाज़ कभी अगर जगजीत जी के साथ होगी तो कैसी लगेगी, बट आई नेवर एवर एंटरटेन दैट थॉट, एंड almost after 33 years it's come true, and it's a big blessing for me, क्योंकि मुझे जगजीत जी का आशीर्वाद मिला है उनके लिए। इनफैक्ट एक फ़िल्म में म्यूज़िक दे रहे थे तो तब गाना भी गाया था, एक फोक सॉन्ग, और जब भी वो मिलते थे तो हमेशा ये कहते थे कि अच्छा अब तुम्हारे फिल्म में कितने गाने हो गए, तो गिनती बतानी होती थी, एंड उसके बाद जब मैं बोलती थी हाँ जी अब 20 हो गए, अच्छा 22 हो गए, तो बहुत बड़ा ही खूबसूरत मुस्कुराते थे। और उन्होंने मुझे एक और दिया था, क्योंकि शादी के बाद आके मैं उनसे मिलती थी, विशाल लेकर गए थे, और आवाज़ अच्छी लगती थी उन्हें, रूदारी। फाइनली उन्होंने 1-2 साल बाद मुझे कहा कि बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आवाज़ में चमक पैदा करो। तो उस वक्त मुझे बात उतनी समझ नहीं आई थी, बस दर्द इतना हुआ था उस बात का कि उसके बाद रियाज़ बहुत बढ़ा दिया, और जब वो चमक आई तो समझ आई बात के क्या कहा था उन्होंने। और ऑब्वियसली फिर जगजीत जी से मुलाकात होती थी तो वो उन्होंने अपने लेवल पे वो गुरु का एक रोल अदा किया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि गाना सीख कर ही हम गुरु से मिलें, ये जो बातें हमें गुरु मिलते हैं ये भी एक गुरु ही कर सकते हैं। तो आई एम नर्वस, क्योंकि एक तो अनूप जी ने कहा मैं आंख बंद करके भी गाती हूँ, तो आप लोग उठ मत जाना, ज़्यादातर आंख बंद रहेगी, कोशिश करूँगी। और दूसरा ये भी है कि वो कबूतर बिल्ली वाला हाल भी है कि डर के मारे मैं आंख बंद कर लूँगी तो मुझे लगेगा बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, तो थोड़ा घबराहट में भी आंख बंद रहेगी। कोशिश है, क्योंकि मैं मतलब कागज़ की कश्ती और ग्रुप में गाने के अलावा मैंने स्टेज पे, मुझे याद नहीं है पिछले 30 साल में मैंने जगजीत जी की कोई गज़ल गाई है, क्योंकि आई कुड नेवर डेयर टू सिंग। अब कोशिश कर रही हूँ।
2, 1. Something about the way you talk, you may never know the reason why. मेरी हिम्मत नहीं है वो तो बाकी सरगम गाने की। तो एक आवाज, कुछ आवाजें जो है ना चेहरे वो गानों के साथ जुड़े रहते हैं। तो तू ही रे सबसे पहले सुना था मैंने, और उसके साथ एक चेहरा जुड़ गया हमेशा के लिए, और उसकी यात्रा देखिए वहाँ तक गई जो हमने अभी गाया थोड़ी देर पहले, जो गाने की कोशिश की। तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ शुक्रिया के साथ। अभी मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया तो पता है मैंने क्या नाम सेव किया, डी हरिहरन। सो इनवाइटिंग डी हरिहरन स्टेज। पाजी नमस्कार। जब भी मैं जगजीत भाई के प्रोग्राम्स सुना हूँ, मैं उनके लाइव प्रोग्राम्स, और उनके जाने के बाद भी जिस प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, ये दौलत एक आर्टिस्ट उन्होंने हासिल की है। क्या प्यार देते हैं आप उनको, वाह। और एक और शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ। कुछ शायर ऐसे होते हैं ना, कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अक्सर गुस्सा आता है, मुझे आता है कि इतना अच्छा कैसे लिख दिया। तो वो गालिब साहब थे, और अभी आजकल मुझे उनको जानने का भी सौभाग्य रहा है। एक बार मैं उनको गाड़ी में कहीं लेके जा रहा था, तो मैंने कहा सर आपने जब वो गीत लिख के दिया पंचमदा को, तो उन्होंने क्या बोला था? तो वो बोले, वो कह रहे थे अब ये बचा है कि अखबार ले आना और बोलना कंपोज कर दो। एक गाना है जो आप सबने बहुत बार सुना है और सबको उससे बहुत प्यार है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो भिजवा दो। वो गाना जिनके ऊपर फिल्माया गया था, उस ज़माने में रेडियो ज़्यादा था, टीवी बहुत कम था, पर वो मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में हम सबका क्रश हुआ करता था उनके ऊपर। आज बाई चांस वो हमारे बीच हैं। हमारे बड़े भाई साहब की अगर उनकी इजाज़त हो तो मैं अनुराधा जी से आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा। और इससे पहले कि थोड़ा सा अभी आगे बढ़े, एक छोटी सी बात, मुझे लगता है कि जितने लोग गज़ल गाते हैं उनके लिए हमको हमें शायद नाम ही पता नहीं होते इन लोगों के, बहुत ज़्यादा हम में से ज़्यादातर लोगों को, कि अभी अमीर मिनाई साहब गाए गए, कैफी आज़मी साहब गाए गए, गालिब साहब गाए गए, निदा फाजली साहब गाए गए, सुदर्शन फ़ाकिर साहब गाए गए, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश। इन लोगों से हम कभी तारुफ ही नहीं होता हमारा अगर ये गज़ल गाने वाले लोग गज़ल नहीं गाते। मैं चाहता हूँ एक ज़ोरदार तालियाँ बजाई जाए उन सब लोगों के लिए जो गज़ल गाते हैं। और उन सब के लिए जो गज़ल सुनते हैं। मैंने बड़ी हिम्मत करके आज के ज़माने में एक फ़िल्म में गज़ल डाली है जिसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी हैरत भी है पर बहुत खुशी भी है। और इसी सिलसिले में मैंने बहुत सारे मेरे जो तुम बिन टू की गज़ल जिन्होंने लिखी है शकील आज़मी साहब, उनसे मैंने कहा था कि उर्दू के इस वक्त के जो कुछ शायर हैं उनसे कहा जाए, उनसे गुजारिश की जाए कि जगजीत जी के लिए कुछ स्पेसिफिकली लिखें। तो उन लोगों ने, काफ़ी मशहूर शायरों ने जगजीत जी के लिए कुछ चीज़ें लिख के भेजी हैं। शकील आज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए। वो मुझे पढ़ना नहीं आता उतना अच्छा जितना अच्छा ये पढ़ेंगे। शकील आज़मी साहब जिन्होंने तुम बिन टू की गज़ल भी लिखी है। शकील भाई कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। शकील आज़मी साहब, अब स्टेज आपका है। आदाब दोस्तों, मैं जाता हूँ। बात आज हम कर रहे हैं जगजीत जी की। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब ने 2 मिसरे उनके बारे में कहे हैं कि मेरी आवाज़ के साये में सफ़र तय कर ले, मुझको आईना बना और नज़र तय कर ले। अब्दुल अहद साद साहब हमारे बीच में यही हैं, अपनी वाइफ के साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनके 4 मिसरे हैं। सुर आवाज़ में ढल जाते हैं, सुर आवाज़ में ढल जाते हैं, शब्द सुरों में घुल जाते हैं, उसके होंठों पर सजते ही
भेद गज़ल के खुल जाते हैं। गज़ल गायकी का ताल्लुक़ गज़ल से है और गज़ल का ताल्लुक़ शायर से है। अनुभव सिन्हा साहब लिटरेरी आदमी भी हैं, अदबी आदमी भी हैं। उन्होंने ये मुश्किल काम मुझे सौंपा कि कुछ मशहूर शायरों से जगजीत जी के लिए कुछ लाइनें लिखवाई जाएं। ये काम मुश्किल था क्योंकि इनमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब भी हैं और मुनव्वर राना साहब भी हैं। ये 30 दिन महीने में होते हैं और ये 30 दिनों में 40 मुशायरे पढ़ते हैं, इतने मसरूफ़ लोग हैं। लेकिन मेरी इल्तिजा पर मेरी लाज रख ली उन्होंने और जगजीत जी की इज़्ज़त की और इन तीनों ने अपने कुछ अशार भेजे हैं जगजीत जी के लिए, मैं वो भी सुनाऊंगा और आखिर में अपनी एक नज़्म सुनाऊंगा मैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर लियाकत जाफरी जम्मू में हैं, उन्होंने कमाल की नज़्म लिखी है जगजीत जी के लिए और इस नज़्म का जो टाइटल है वो बड़ा दिलचस्प है, जगजीत सिंह तुम बिन। ये टाइटल ही अपने आप में तालियां बजवाना चाहता है आपसे। बहुत शुक्रिया। वो नज़्म मैं सुनाता हूँ आपको कि जिस्म को मौत आ भी सकती है, जिस्म को मौत आ भी सकती है, गीत को कैसे मौत आएगी। जिस्म तो ख्वाब की अमानत है, याद जन्मों में फैल जाती है। तुम बज़ाहिर हमारे बीच नहीं, सांस फिर किसकी चल रही है यहाँ। बहुत शुक्रिया। तुम बज़ाहिर हमारे बीच नहीं, सांस फिर किसकी चल रही है यहाँ। नगमे किसको तलाश करते हैं, गीत किसकी ज़बां से जारी है। हम किसे गुनगुना रहे हैं यहाँ, तान ये टूटती नहीं किसकी। मौत ने किसके आगे दम तोड़ा, बाजी हारी है किसने सांसों की। नाम जगजीत सिंह किसका है। दोस्तों, जब कोई आदमी जगजीत सिंह हो जाता है, जब कोई शख्स जगजीत सिंह हो जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, वो पूरा होता है, वो मुकम्मल होता है। वो मरता नहीं, अपने चाहने वालों में मुंतकिल हो जाता है अपनी सोच के ज़रिए, अपनी फ़िक्र के ज़रिए और कई नस्लों तक उसका सफ़र जारी रहता है। निदा फ़ाज़ली साहब उन शायरों में हैं जिन्होंने जगजीत जी के लिए ज़्यादा गज़लें लिखीं और सुदर्शन फ़ाकिर साहब ने भी ज़्यादा गज़लें लिखीं। जगजीत सिंह के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था निदा फ़ाज़ली साहब ने और उसमें एक लाइन लिखी थी कि जगजीत सिंह की आवाज़ उनको खुदा की देन है। ये आर्टिकल जगजीत जी ने पढ़ा और निदा साहब को फ़ोन किया कि निदा, तुमको ये भी लिखना चाहिए कि जगजीत सिंह ने उस खुदा की देन की हिफाजत की है। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे यानी एक कता आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी। उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी, तुझसे मिली तो कानों में रस घोलने लगी। गज़ल को उर्दू का शाहकार कहते हैं। उर्दू का शाहकार थी लेकिन खामोश थी, तुझसे मिली तो कानों में रस घोलने लगी। एक गूंगी शाहजादी सा इसका वजूद था, छू के तेरे लबों को गज़ल बोलने लगी। इतनी बड़ी तादाद में जगजीत सिंह साहब को चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जगजीत सिंह कभी मर नहीं सकते, उनकी आत्मा यहाँ होगी, ज़रूर सुन रही होगी। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि सुरों से खुद को मनवाना कोई जगजीत से सीखे। सुरों से खुद को मनवाना कोई जगजीत से सीखे, दिलों में यूं उतर जाना कोई जगजीत से सीखे। ज़माना गोश बर आवाज़ तो ऐसे नहीं होता, गज़ल जीकर गज़ल गाना कोई जगजीत से सीखे। बहुत शुक्रिया। आखिर में मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे और मेरी एक नज़्म। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं कि इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए। इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए, ले आए ज़मीन हम तेरी खुराक हो गए। इंसान थे कभी मगर अब खाक हो गए,
ले आए ज़मीन हम तेरी खुराक हो गए, रखते हैं हमको चाहने वाले संभाल कर, हम नन्हे रोज़ादार की मिसवाक हो गए। आखिर में मेरी एक नज़्म है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अनुभव सिन्हा साहब ने कहा था कि आप कोई नज़्म लिखिए, और ये मुश्किल काम था। इससे पहले भी उन्होंने मुझे मुश्किल काम ही दिया था। ये गज़ल भी मेरे लिए चैलेंज से भरी हुई थी, लेकिन जब मैंने ये गज़ल लिखी तो उनके ऑफिस में जो भी थोड़ा सा रद्दो बदल हुआ होगा, लेकिन जब हम टी सीरीज़ में पहुँचे और हमने भूषण जी को और अजय कपूर साहब को सुनाई तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बदलवाया और दोनों की आंखों में आंसू थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर पाया हूँ। आप सुने इस गज़ल को और मुझे दुआएं दें। ये नज़्म मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसका टाइटल है जगजीत सिंह। एक आवाज़ का झरना था वो, एक आवाज़ का झरना था वो, जो मोहब्बत के पहाड़ों से गिरा करता था। उसकी बहती हुई आवाज़ में लहरें थीं बहुत, दर्द था, इश्क था, अल्फाज थे, मौसीकी थी, भीड़ थी, भीड़ में इंसान की तन्हाई थी। शहर में रहते हुए गांव में आबाद था वो, शहर में रहते हुए गांव में आबाद था वो। उसके चुप रहने में भी बोलती गहराई थी, उसके चुप रहने में भी बोलती गहराई थी। शायरी ऐसी कि जज्बात बनाते थे भंवर, शायरी ऐसी कि जज्बात बनाते थे भंवर। कश्तियाँ चलती थीं कागज़ की उसी के अंदर, कश्तियाँ चलती थीं कागज़ की उसी के अंदर। नज़्म में उसने निकाली थी कभी बात से बात, चाँद ले आती थी और होंठों पे रख देती थी रात, चाँद ले आती थी और होंठों पे रख देती थी रात। उसकी गज़लों में चमकती थी नई राह गुज़र, उसकी गज़लों में चमकती थी नई राह गुज़र, जिस पे चलते हुए हम ख्वाब नगर जाते थे। उसकी गज़लों में चमकती थी नई राह गुज़र, जिस पे चलते हुए हम ख्वाब नगर जाते थे। कौन आवाज़ में तस्वीर बना सकता है, सुनिएगा कि कौन आवाज़ में तस्वीर बना सकता है, लेकिन उस शख्स को ऐसे भी हुनर आते थे। कौन आवाज़ में तस्वीर बना सकता है, लेकिन उस शख्स को ऐसे भी हुनर आते थे। वो जो मंज़र था मोहब्बत का वो रूपोश है अब, वो जो आवाज़ का झरना था वो खामोश है अब। एक रवानी है जो लहरों में बुलाती है हमें, उसकी आवाज़ मगर आज भी आती है हमें, उसकी आवाज़ मगर आज भी आती है हमें, उसकी आवाज़ मगर आज भी आती है हमें। बहुत शुक्रिया। सर की सुनते मैंने बोला तो आए नहीं। मास्टर जी ने बोला तो आना पड़ेगा। I'd like to call हरिहरन सर। Way you smile, you may never know the reason. अनूप जी कहाँ है? अनूप जी को मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो चले गए। अनूप जी चले गए हैं। जसविंदर जी, जसविंदर जी नहीं वो यहाँ पे हैं, वो है यहाँ पे, बिल्कुल है। उन्होंने मुझे वादा किया था मैं फोटो लिए बिना जाऊंगा नहीं, मैं बोला सर को रुक लूंगा। शकील सर, इफ यू could come back and join us on stage again. शकील जी, शकील सर। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जगजीत जी का, क्योंकि ये गज़ल तुम बिन में पहले की थी 15 साल पहले, और अब वही आवाज़ को रखा, तो इसलिए जो पहला जो शेर है उसमें वहाँ पे टेस्ट था कि अगर वो निभा लिया गया तो आगे की गज़ल तो गा ली जाएगी। वो स्केल में है, क्योंकि मेरी रेंज में की नहीं जा सकती थी वो कंपोज बिकॉज ऑफ हिज वॉइस, और उनकी आवाज़ को रखना ही सबसे बड़ा और ज़रूरी काम था। तो अंकित सो ब्यूटिफुली कंपोज्ड इट, और उसमें अंतरों में उन्होंने मेरा ख्याल रखा, बट स्थाई में वो ज़रूरी था कि उसमें निभ गया। बस हौसला अफजाई के हम्बल हो रही है ये, हम्बल हो रही है, हम्बल हो रही है।
तो भूषण सर को भी बुला लें स्टेज पर। भूषण सर को भी बुला लें। भूषण जी नहीं आ सके। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि हम संभाल लें। अच्छा, पर आप लोग आए, आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तो गा नहीं सकता, मेरा मूड नहीं है एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच। नहीं गाना तो बस ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर कमिंग। वंडरफुल नाइट। तुम बिन टू जरूर देखिएगा, और थिएटर में देखिएगा तो हम लोगों को कुछ फायदा होता, वरना केबल पे नहीं होता। कौन सा